उत्तर प्रदेश के थानों में एसएचओ की तैनाती को लेकर अब एक नया सियासी बखेड़ा अखिलेश यादव ने खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने थानेदारों की नियुक्ति में एक खास जाति के लोगों का दबदबा होने का आरोप लगा दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी पुलिस में एसएचओ की जो पोस्टिंग है वो जातिवार तरीके से होती है और अखिलेश यादव ने ये जातिवार लिस्ट भी बता दी है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे आरोप मौजूदा योगी सरकार पर पहले भी लगे हैं और पहले की सरकारों पर भी लग चुके हैं। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब भी ऐसा कहा जाता था कि यादवों को छाट छाट के अच्छी पोस्टिंग दे दी गई है। खासकर समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान खास जाति के लोगों की नियुक्ति पर अखिलेश शासन के दौरान यूपी पीएससी परीक्षा में एसडीएम के चयन पर भी सवाल खड़े हुए थे। और अब अखिलेश यादव ने थानों में एसएचओ की तैनाती को लेकर पूरी लिस्ट पेश कर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया और जिलावार आंकड़े पेश किए, जिसके मुताबिक आगरा में कुल 48 एसएचओ की तैनाती की गई, जिसमें पीडीए वर्ग से सिर्फ 15 लोग हैं, जबकि सिंह जाति के 33 एसएचओ तैनात किए गए। वहीं मैनपुरी में कुल 15 एसएचओ हैं, जिसमें पीडीए के 3 और सिंह जाति के 10 एसएचओ की तैनाती हुई है। चित्रकूट में कुल एसएचओ की तैनाती 10 है, जिसमें पीडीए के 2 और सिंह जाति के 5 एसएचओ तैनात हैं। जबकि महुआ में कुल 11 एसएचओ की बात बताई, जिसमें पीडीए वर्ग से 3 और सिंह जाति से 6 एसएचओ की तैनाती हुई। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने नए डीजीपी को लेकर भी कुछ ऐसी ही बातें कही। हालांकि बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी समाज को तोड़ने का काम कर रही है। मान लीजिए डीजीपी साहब रिटायर हो रहे हैं, 2 चीजें तो हमें पता है और आपको भी पता है। एक तो डीजीपी कार्यवाहक होगा और दूसरा सिंह होगा। बीच में नाम क्या होगा वो अभी नहीं पता है। डीजीपी रिटायर होने जा रहे हैं और सब जानते हैं कार्यवाहक होंगे, सब जानते हैं सिंह होंगे। सब जातीय वर्गों के लोगों को मौका मिलता है काम करने का, एससी समाज के लोगों को मिलता है, इवन मुस्लिम समाज के लोगों को मिलता है। तो ये सब चीजें अखिलेश यादव जी करके, और मैं दोबारा अपनी बात कहूंगा कि वो केवल समाज में वेमनेस से पैदा करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के आरोपों को यूपी पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया। जो भी सूचनाएं अभी सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो सरासर गलत हैं। संबंधित जिलों के द्वारा ये सभी को ऑलरेडी अवगत कराया जा चुका है और आगे भी अगर कोई इस तरह की भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाएंगी या बताई जाएंगी तो हम उसको स्पष्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी तैयारी में जुटी है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए नई रणनीति पर काम करने जा रही है और इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को सरकार में समायोजित करने का प्लान भी बीजेपी के द्वारा बनाया जा रहा है। यानी करीब 2805 कार्यकर्ताओं को नगर पालिका और पंचायतों के लिए नामित करने की तैयारी हो रही है। और सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता पार्षद और निकाय सदस्य बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा पूर्व पदाधिकारियों के नाम भी यूपी सरकार को भेजे गए हैं। नगर विकास विभाग की ओर से इसको लेकर जल्द आदेश जारी किया जा सकता है। इस प्लान के तहत 2805 कार्यकर्ता पार्षद और निकाय सदस्य, इन कार्यकर्ताओं को 2.5 साल तक जनता की सेवा का मौका मिलेगा, जिसके तहत 17 नगर निगमों में 10-10 पार्षद नामित होंगे। 200 नगर पालिका परिषदों में 5-5 सभासद नामित होंगे। 545 नगर पंचायतों में 3-3 सदस्य नामित होंगे। सूत्रों की माने तो कार्यकर्ताओं को पार्षद, निकाय सदस्य बनाने को बीजेपी की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी अगले साल होने वाले यूपी पंचायत चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहती है, जिससे दोगुनी ऊर्जा के साथ वो मैदान में उतर सकें। दरअसल नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में मनोनीत पार्षदों की संख्या का निर्धारण कुल पार्षदों की संख्या का 10% तक होता है। सूत्रों की माने तो कई साल से पार्टी में काम कर रहे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को इसमें मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही नाराज चल रहे कई कार्यकर्ता और सदस्यता अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने वाले नेताओं को भी समायोजित किया जाएगा, ताकि बीजेपी कार्यकर्ताओं में ये भी संदेश जाए कि उनकी मेहनत को पार्टी में तवज्जो दी जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ बर्बरता का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें पूरे मामले की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच और हिंसा पीड़ितों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाने की मांग की गई है। वहीं हिंदुओं पर हुई बर्बरता की जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी मुर्शिदाबाद में है, जो पूरे मामले पर 2 या 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय राहटकर ने पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की और उन्हें हिंसा प्रभावित इलाकों के बारे में जानकारी दी। मैंने उनको ये भी कहा है कि इन सभी लोगों के लिए हमने त्वरित काम करने की जरूरत है, उनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है
और उनका जीवन सामान्य हो जाए, इसके लिए सरकार ने पूरे प्रयास करने की जरूरत है। दूसरी तरफ हिंदुओं के साथ बर्बरता को लेकर बंगाल में सियासत भी जारी है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार आज मुर्शिदाबाद पहुंचे और दंगे में मारे गए हिंदू परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान पीड़ित परिवार रोता बिलखता दिखाई दिया। আছি তো পুরো ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই, যত ভয় পাবেন যত পালাবেন তত ওরা আপনাদের উপরে পেয়ে বসবে। ভয় পাবেন না, পালাবেন না, লড়াই করুন, আমরা আছি। सुकांता मजूमदार ने मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए टीएमसी पर हमला बोला और हिंसा के लिए बंगाल पुलिस और सीएम ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। इस तरीके का मानसिकता का चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल में रहेगा तो सोहरावर्दी पार्ट 2, गेट कलकत्ता की लिंक्स पार्ट 2 और पश्चिम बंगाल का विभाजन तय है। तो इस मुख्यमंत्री, इस चीफ मिनिस्टर को कुर्सी से हटाना ही एकमात्र सलूशन है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ बर्बरता को लेकर देश भर में गुस्सा नजर आ रहा है। लोगों ने कई शहरों में बैनर और पोस्टर्स के साथ प्रदर्शन किया है और बंगाल में हिंदुओं पर हुए अत्याचार का विरोध भी जताया है। लखनऊ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया और बैनर पोस्टर लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान लड़कियों और बच्चे हाथों में बैनर पोस्टर लेकर हिंदुओं की सुरक्षा की मांग करते नजर आए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर अत्याचार के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार बताया और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को रोकने के लिए और जो है राक्षसों को ऊपर, उपद्रवियों को ऊपर कार्रवाई करने के लिए बैठा हूँ। मोदी सरकार से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहा हूँ। राजस्थान के कोटा में भी बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और बंगाल सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंका। हरियाणा के झज्जर में भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मुर्शिदाबाद में हिंदुओं से बर्बरता के विरोध में रैली निकाली और ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हिंदुओं पर अत्याचार नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए हिंदू मुस्लिम विभाजन को जिम्मेदार बताया है और बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं। जम्मू में आयोजित एक जनसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सांप्रदायिक नफरत देश को कमजोर कर रही है और पश्चिम बंगाल में हाल की हिंसा देश में बढ़ते हिंदू मुस्लिम विभाजन का नतीजा है। वायलेंस इसलिए आया क्योंकि जो नफरत इनने मुसलमानों में पैदा करने की कोशिश की, हिंदू और मुसलमान, आपने देखा नहीं बुलडोजर कैसे चले, मस्जिदों को गिराया, स्कूलों को गिराया, मुसलमानों के घरों को गिराया। उनका कसूर क्या था? क्या कसूर? क्या साबित कर सकते? फारूक अब्दुल्ला ने बुलडोजर एक्शन को लेकर बिना नाम लिए बीजेपी पर जमकर हमला बोला और उस पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते। कैसे चलाएंगे? यानी इनके लिए कानून अलग है और मेरे लिए कानून अलग है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश को खतरा चीन या पाकिस्तान से नहीं बल्कि देश के भीतर उन लोगों से है जो धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। वक्फ कानून के बाद अब केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लागू करने की तैयारी में दिख रही है। केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने से पहले बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर यूसीसी लागू करने के संकेत दिए, लेकिन इस पर अभी से मुसलमानों ने कुर्बानी वाली धमकी देनी शुरू कर दी है। मुसलमानों का कहना है कि मर जाएंगे, मार देंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर यूसीसी लागू नहीं होने देंगे। क्योंकि बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया उसमें सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई हैं और उसी वीडियो में यूसीसी लोडिंग भी लिखा गया है, यानी साफ है वक्फ के बाद अब सरकार जल्द से जल्द यूसीसी लाने की तैयारी में है। वीडियो आने के बाद मुसलमान भड़क उठे और यूसीसी लागू होने पर मरने मारने की धमकी दे डाली। ये कानून लाने नहीं देंगे, मर जाएंगे, मार जाएंगे, मार देंगे। कर रहे हो? हाँ, ये कानून हम लागू नहीं होने देंगे। ये आजाद हिंदुस्तान है, आजाद मुल्क है, हम भारत के रहने वाले हैं। हाँ, अब तालिबान कानून को लागू होने देंगे, उनकी मर्जी का। मुसलमानों ने यूसीसी को मजहब के खिलाफ बताया और यूसीसी के खिलाफ खून बहा देने की बात कही। जो भी करना होगा उसके लिए करेंगे।
अरे हमारे बुजुर्गों ने खून बहाया, हम भी बहाएंगे। कैसे बहा देंगे? अपनी शरीयत पे आज नहीं आने देंगे। ये कानून नया लागू नहीं होने देंगे। जो पुराने बड़े चले आ रहे हैं उलमा जो कर रहे हैं उस चीज को कानून माना जाएगा। एक और मुस्लिम यूसीसी के विरोध में मरने मारने की बात कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने इस मामले में अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। जहां तक यूसीसी का विषय है उसमें भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में क्यों रहेगी? भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में गर्व के साथ कहा है। इससे पहले बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया और इसके बाद 3 तलाक पर कानून बनाया। हाल ही में वक्फ संशोधन बिल पास किया और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी है। लेकिन यूसीसी लागू होने से पहले ही मुसलमानों ने इसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर हैं। यहां बोस्टन में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भारत के चुनाव आयोग पर एक बार फिर सवाल खड़े किए। विदेशी मंत्री राहुल ने भारत के लोकतंत्र का अपमान किया। उन्होंने बोस्टन में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र किया। विदेशी धरती से राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत के चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है। It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. विदेशी धरती से भारत के लोकतंत्र पर उंगली उठी तो बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुरे फंस गए। उनके बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। विदेश की भूमि में जाकर भारत पर इस प्रकार हमले करने वाला राहुल गांधी याद रखे कि वो 50,000 की बेल पर बाहर है। वो गुनहगार है, वो भ्रष्ट है, उसने चोरी की है, डकैती की है, माँ बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जमकर लताड़ लगाई। अमेरिका में दिए बयान और नेशनल हेराल्ड केस के लिए राहुल गांधी पर तीखे हमले किए और राहुल गांधी को पॉलिटिकली अनफिट बता दिया। बहरहाल विदेशी धरती पर राहुल के बयान के बाद सियासी तूफान आ गया है और ये राजनीतिक घमासान अभी थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। सुपर पावर अमेरिका भी अब ऐसा लग रहा है कि हिंदू धर्म को मानने लगा है और इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर आए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उनकी पत्नी एक भारतीय है। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उनके बच्चे पारंपरिक भारतीय परिधान में नजर आए और जाहिर सी बात है कि मां बच्चों को हमेशा अपनी पसंद के ही कपड़े पहनाती और वो भारतीय है। जिसके बाद जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा और तीनों बच्चों के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंच गए, जहां मंदिर के अंदर जाकर सभी ने पूजा की और भारतीय सांस्कृतिक विरासत को समझने का प्रयास किया। दर्शन के बाद वेंस जब बेटे के साथ मंदिर से बाहर निकले तो उनके गले में फूलों की माला थी, जबकि उनका बेटा पारंपरिक भारतीय परिधान में नजर आया। कुछ देर बाद पत्नी उषा भी मंदिर से बाहर निकली, जिनके गले में पूजा की माला थी, जबकि बेटी अपने हाथ में माला लेकर सीढ़ियों से उतरी दिखाई दी और बाद में पूरे परिवार के साथ खड़े होकर मंदिर के सामने फोटो खिंचवाया। लोगों ने भी जो कहते हैं ना, हमारे जो यहाँ की संस्कृति थी, हमारे जो रिवाज थे, तो वो उन लोगों ने आज उसका अनुभव किया, ऐसा हमें लगा। तो बच्चों ने भी काफी एंजॉय किया। दरअसल अमेरिका की द्वितीय महिला उषा वेंस का पैतृक गांव आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले का वडलूरू है, जिसके चलते यहाँ भी काफी हलचल है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बिना लड़े ही हथियार डाल दिए। नगर निगम चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी ने मैदान छोड़ दिया है और ऐलान किया है कि वो मेयर का चुनाव ही नहीं लड़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी के मुताबिक बीजेपी जहां जहां चुनाव हारती है वहां साम दाम दंड भेद सब अपनाती है। आरोप है कि बीजेपी दूसरी पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाती है, इसलिए मेयर का चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पार्षदों की तोड़ फोड़, खरीद बेच से अपनी संख्या बल को बढ़ा लिया है। अगर आम आदमी पार्टी को मेयर का चुनाव जीतना है तो हमारे पास भी पार्षदों को खरीदने तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और हम इस प्रकार की राजनीति नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि इस बार वो मेयर के चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। यही नहीं, आपके प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है। 4 इंजन की सरकार कह लें या इसको 3 इंजन की सरकार कह लें,
4 में कभी कभी इसलिए कहता है क्योंकि चौथा इंजन एलजी है, जो कभी कभी चलता है, कभी कभी रुक जाता है। आजकल रुका हुआ है, मगर कुल मिला के 4 इंजन की इनकी सरकार जो है उसको ये चलाएं और दिल्ली वाले को दिखाएं। इस मामले पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आ गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है कि आज उनको पता है कि उनकी जमीन दिल्ली से खिसक चुकी है, जनता का विश्वास उन पे से पूरी तरह से टूट चुका है। उन्हें पता है कि उन्होंने जन विरोधी नीतियां बना करके उन पे काम किया, तो अगर दिल्ली में जो माहौल बना है उनको समय से समझ आ रहा है तो ये अच्छी बात है। भले ही आम आदमी पार्टी ने बिना लड़े मैदान छोड़ने का मन बना लिया है, लेकिन बीजेपी मेयर चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। बीजेपी ने मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ऐलान किया है कि सरदार राजा इकबाल सिंह मेयर और जय भगवान यादव डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो चुनाव से हटने का फैसला कर बीजेपी को मेयर पद थाली में परोस कर दे दिया है। हैदराबाद क्रिकेट संघ के लोकपाल के एक आदेश से पूर्व क्रिकेटर कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन अचानक चर्चा में आ गए हैं और जिसके बाद अब विवाद खड़ा हो गया है। खुद अजहरुद्दीन लोकपाल के इस फैसले को चैलेंज करने का मन बना चुके हैं। 1990 में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी संभालने वाले मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम कई खिताब हैं। खेल के मैदान पर वो जितने चौके छक्के लगाते थे और रिकॉर्ड बनाते थे, उतने ही विवाद उनसे जुड़ गए। कभी सट्टेबाजी का आरोप तो कभी पहली पत्नी से तलाक को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस संगीता बिजलानी से शादी तक। लेकिन अजहरुद्दीन अब एक नए विवाद में फंस गए हैं, क्योंकि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के उत्तरी स्टैंड से उनका नाम हटाने का आदेश दे दिया है। साथ ही ये सुनिश्चित करने का भी आदेश दे दिया है कि अजहरुद्दीन के नाम से कोई टिकट भी न छपे। इस फैसले के पीछे लॉर्ड्स क्रिकेट क्लब की एक याचिका है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पूर्व क्रिकेटर ने HCA अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मनमाने फैसले लिए। हालांकि अब अजहरुद्दीन भी इस फैसले को चुनौती देंगे और लोकपाल के आदेश के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। अजहरुद्दीन ने कहा कि मैं निश्चित रूप से कानूनी सहारा लूंगा और इस आदेश पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय से अपील करूंगा। ये शर्म की बात है कि एक भारतीय कप्तान का नाम हटाने के लिए कहा जा रहा है। मोहम्मद अजहरुद्दीन का क्रिकेट करियर काफी शानदार रहा है, लेकिन मैच फिक्सिंग के आरोपों के चलते वो 99 टेस्ट मैचों पर ही रुक गया। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब बीजेपी कार्यकर्ता के बेटे की पिटाई को लेकर चित्रकूट के पूर्व विधायक आनंद शुक्ला और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में पूर्व विधायक आनंद शुक्ला और सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस के साथ तीखी बहस करते हुए दिखाई दिए। एक सीओ को नचाते देखा भाई भारतीय जनता पार्टी ने। अरे यार तो तुम भैया बोल तो रहा है, इसलिए नहीं, किस लिए नहीं आगे बढ़ रहे हैं। आपने मुझसे स्वयं बोला कि विधायक जी गाड़ी में बैठेगा, गाड़ी में दोनों पुलिस वाले बैठेंगे। आरोप है कि मऊ चौराहे पर शराब के नशे में कुछ पुलिस वालों ने बीजेपी नेता के बेटे को बीच बाजार बुरी तरह पीट दिया और जब मन नहीं भरा तो उसे जबरन थाने ले जाकर उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद बीजेपी के पूर्व विधायक आनंद शुक्ला और सैकड़ों कार्यकर्ता थाने पर इकट्ठा हो गए। आरोपी सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए यहाँ हंगामा करने लगे। हमारे बच्चे को मारा, जान दे देंगे आपके खाते में, आपके खाते में जान दे देंगे। आपके साथ उसके खबर में आपने क्या काम किया? दिल्ली के सीलमपुर में कुणाल की हत्या मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हत्या मामले में गिरफ्तार लेडी डॉन जिक्रा ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। हत्याकांड की मास्टरमाइंड कही जाने वाली जिक्रा लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद जैसा डॉन बनना चाहती थी और इसके लिए वो अपने गैंग में सिर्फ मुस्लिम लड़कों की ही भर्ती करती थी। जिक्रा खुद को मुस्लिम डॉन के तौर पर भी पेश करती थी और इसके लिए लेडी डॉन जिक्रा सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करती थी, खुद को मुस्लिम डॉन के तौर पर पेश करती थी, इलाके में धमक बनाए रखने के लिए गैंग के साथ चलती थी। जिक्रा दरअसल लेडी डॉन नहीं बल्कि मुस्लिम कट्टर लेडी डॉन बनना चाहती थी और उसी चाहत में वो सबसे ज्यादा हिंदुओं को ही परेशान करती थी और उसके गैंग में ज्यादातर वो लोग शामिल थे जो मुस्लिम थे। जिक्रा की गैंग में सिर्फ मुस्लिम लड़के थे और अपनी दहशत बरकरार रखने के लिए वो हथियारों के साथ घूमती थी। लेडी डॉन बनने की चाहत में वो नशे का कारोबार भी चलाती थी। तो सारे मोमडनी लड़के थे और जो साहिल वाइल जिसका नाम आ रहा है वो भी थे इसी की गैंग में शामिल और नशे के जितने भी पदार्थ जितनी वस्तुएं यही चलवाती थी, ड्रग्स गांजा जो भी थे हथियार सब सप्लाई यही करवाती थी।
जिक्रा अपनी दबंग छवि को कितनी शिद्दत से बनाए रखती थी और वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती थी। जिक्रा सोशल मीडिया पर, खासकर इंस्टाग्राम पर बेहद सक्रिय थी, जहां वो तमंचा लहराते हुए वीडियो और रील्स पोस्ट किया करती थी। फिलहाल जिक्रा पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने जिक्रा और साहिल को कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया। कुणाल मर्डर केस में जिक्रा का कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है। क्यों मारा कुणाल को? कुणाल को सर मैंने नहीं मारा, फंसाया जा रहा है। कुणाल हत्याकांड के बाद पुलिस जिक्रा से लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में पुलिस उसकी गैंग के नेटवर्क की पूरी जानकारी निकाल रही है। पुलिस उसके साथ साथ उसकी गैंग के सदस्यों पर भी कड़ी नजर रख रही है। राजधानी दिल्ली के यमुना विहार इलाके में लूट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को पिस्टल दिखाकर लूटपाट की और फिर आसानी से फरार हो गए। और दिन दहाड़े हुई लूट के ये वारदात सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में काले रंग की टी-शर्ट पहने एक युवक स्कूटी के पास खड़ा दिखाई दिया। तभी पिंक शर्ट पहने सामने से एक बदमाश आया। उसने युवक का गिरेबान पकड़ा और जेब से पिस्टल निकालकर युवक पर तान दी। इसी दौरान बदमाश का दूसरा साथी हेलमेट पहने सफेद रंग की बाइक से उतरा और वो भी पिस्टल निकालकर युवक को डराने लगा। दोनों बदमाश बीच सड़क पर युवक पर पिस्टल तानकर लूटपाट करते रहे और सड़क पर लोग आते जाते रहे। किसी ने भी युवक को बदमाशों से बचाने की कोशिश नहीं की। दोनों बदमाश युवक से लूटपाट करने के बाद बाइक पर बैठे और हथियार लहराते हुए आसानी से फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लूट की इस वारदात के बाद पीड़ित युवक ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की मौत मामले की जांच जारी है और हत्या के आरोप में पत्नी पल्लवी और बेटी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। बताया गया कि हत्या से पहले डीजीपी ओम प्रकाश और उनकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान उनकी पत्नी ने उन पर मिर्च पाउडर फेंका, उन्हें बांधा और फिर चाकू से हमला करके उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के शक में पूर्व डीजीपी की पत्नी पल्लवी और बेटी कृति को हिरासत में ले लिया है। इन दोनों ने पूछताछ में जो बताया वो बेहद ही चौंकाने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पत्नी पल्लवी ने पहले डीजीपी के ऊपर मिर्च पाउडर फेंका। जलन के कारण डीजीपी ओम प्रकाश जब भागने लगे तो चाकू से कई वार कर दिए। इतना ही नहीं, हत्या के बाद पल्लवी ने अपने दोस्तों को वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल में अपने दोस्तों से कहा कि मैंने एक राक्षस को मार डाला है। जांच में ये भी पता चला कि पल्लवी कई गंभीर मानसिक बीमारियों से जूझ रही है। पल्लवी को 12 साल से सिजोफ्रेनिया यानी भ्रम और डर लगने की बीमारी है, जिसका इलाज चल रहा है। हालांकि ये कितना सच है इसका खुलासा होना बाकी है, लेकिन ये भी पता चला है कि दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होती थी। ये भी कहा जा रहा है कि इस हत्या के पीछे कर्नाटक के दांदेली में एक जमीन को लेकर भी विवाद था। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि क्या उनकी बेटी भी इस घटना में शामिल थी या नहीं। झारखंड के जमशेदपुर में राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनकी हत्या क्यों की गई अभी तक हालांकि इन कारणों का पता तो नहीं चल पाया है, लेकिन इस हत्याकांड के बाद एक बड़ा बवाल जरूर खड़ा हो गया है। कानून व्यवस्था लचर हो गई है यहाँ पे। तस्वीरें जमशेदपुर नेशनल हाईवे के डिमना चौक की हैं, जहां नाराज करनी सेना के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि करनी सेना के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह का शव बालीगुमा स्थित पंजाब ढाबा के पास से बरामद हुआ। विनय सिंह को अपराधियों ने सिर में गोली मारी है। मौके से विनय सिंह की स्कूटी और पिस्टल भी बरामद हुई है। उनके हाथ पैर पर चोट के कई निशान मिले हैं। इस हत्याकांड के बाद शहर में सनसनी फैल गई है और नाराज समर्थकों ने नेशनल हाईवे 33 को जाम कर दिया है। डेली हम लोग पेपर सुबह उठते हैं, फला जगह मर्डर, इसका मर्डर, उसका मर्डर, ये क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है समझ आना कि ये मतलब क्या करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदेश अध्यक्ष जब मतलब क्या कहता है, उन लोग का आप लोग रक्षा नहीं कर सक रहे हैं, राजनीति के लोग का रक्षा नहीं कर सक रहे हैं, तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है। करीब 2 घंटे तक हाईवे पर हंगामा चलता रहा और करनी सेना के लोग बेहद गुस्से में नजर आए। आप पुलिस के पदाधिकारी, आपको नहीं पता, हम लोग आम आदमी है, हमको पता लगता है, आपको नहीं पता लगता है। निर्दोष सुनिए डीएसपी साहब, हमको कानून व्यवस्था सुनिए, कानून व्यवस्था जमशेदपुर में लचर हो गई है। देर रात पुलिस के आला अधिकारियों ने किसी तरह हालात को काबू में किया, लेकिन करनी सेना के लोगों की मांग है कि अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। सरकार और प्रशासन कान खोलकर सुन, शीघ्र अति शीघ्र इन हत्यारों एवं सभी षड्यंत्रकारियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। 48 घंटे का समय आपको दिया गया है। उसके पश्चात
हमारा समय शुरू होगा और इन हत्यारों को घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम मैदान में उतरेंगे। क्षत्रिय करणी सेना ने आर पार की लड़ाई का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन सवाल वही है कि करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष का कातिल आखिर कौन है। महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ एक स्पोर्ट्स क्लब के स्विमिंग पूल में 11 साल के बच्चे की डूबने से मृत्यु हो गई। परिजनों ने इस हादसे के लिए क्लब को जिम्मेदार ठहराया है और आरोप लगाया है कि क्लब की लापरवाही की वजह से ही उनके बच्चे की जान गई। जिसके बाद लोग इस घटना के लिए गुस्से में नजर आए और एमबीएमसी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन दफ्तर के बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को अंदर जाने से रोकने का प्रयास किया। एमएनएस कार्यकर्ता अपने साथ अर्थी लेकर पहुंचे थे और एमबीएमसी कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं के पुलिसकर्मियों के साथ हल्की धक्का मुक्की भी हुई। एमएनएस कार्यकर्ता क्लब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे हमारी मांग है, क्योंकि कैसा है, इन्होंने एक्शन लिया, इन्होंने ठेका रद्द किया, तो हमें आगे एक्शन करने की जरूरत नहीं तो हमारा मनसे स्टाइल एक्शन दिखेगा आपको। काफी देर तक हंगामा चलता रहा और जब कोई अधिकारी बाहर नहीं निकला तो एमएनएस कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज इस कदर बदला कि सब कुछ तबाह हो गया। कुदरत के कहर ने रामबन में जमकर तबाही मचाई। बादल फटने के बाद हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। घर क्या, पूरी की पूरी बस्तियां इस सैलाब में तबाह हो गई। लोगों के घर मलबे में दफन हो गए। सैलाबी दरिया अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। कई इलाकों में 30-30 फीट मलबा भर चुका है। और ये तबाही का मंजर तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। जहां कभी बस्ती हुआ करती थी वो अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। लोगों के आशियाने, खेत खलिहान सब इस सैलाब में दफन हो चुका है। जितने भी ये मकान हैं पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। ये दरिया जो बहता है इसके साथ वो पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि उसके साथ ही बिल्कुल चपटे हो चुके मकान और यहाँ 20-20 फुट 30-30 फुट जो मलबा है वो बड़ा है। तबाही ऐसी कि जहां तक नजर घुमाएंगे सिर्फ सैलाबी संकट के निशान नजर आएंगे। तबाही के बाद लोग मिट्टी में दफन अपना सामान ढूंढ रहे हैं, नए आशियाने की तलाश कर रहे हैं। जब ये सैलाब आया तो इलाके के लोग सहम उठे और आधी रात में अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हालात ये हैं कि लोगों का सब कुछ इस तबाही में चला गया। हमारे को कपड़े पहने हुए दिख रही है, बस यही कुछ बचा, बाकी हमारे पास कुछ नहीं बचा। हमारा माल मवेशी सारा जो है, खाना पीना बर्तन जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स वो सारे हमारे इस मलबे के नीचे दब गए हैं। ये आंसू इन लोगों की पीड़ा बयां कर रहे हैं क्योंकि एक जोड़ी कपड़े के अलावा इन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है। लोग परेशान हैं क्योंकि ना ही घर बचा है, ना ही जरूरत की चीजें। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम वापस बना जाए। हम सरकार से अपील करते हैं कि कम से कम सरकार यहाँ पे कल से नहीं आ रही है। हम मुर्तजा साहब के लिए हमने उनको वोट दिया है, उनको जिताया यहाँ से, लेकिन ये मुर्तजा की सरकार यहाँ नहीं आ पाई। लोगों का आरोप है कि उन्हें कोई मदद नहीं मिली। जी न्यूज लगातार इन पीड़ितों का दर्द सुना रहा है ताकि जल्द से जल्द प्रशासन इन लोगों तक मदद पहुँचाए। रामबन में बादल फटने के बाद हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। सड़कें पूरी तरह से बंद हैं। तबाही के बीच एक अनोखी तस्वीर भी सामने आई है जहां दुल्हन को लेने के लिए बारात पैदल ही निकल पड़ी। एक तरफ तबाही के बाद सड़क पर मलबा और पत्थर पड़े हैं तो वहीं दूसरी ओर ढोल नगाड़ों के साथ बारात निकल रही है। तस्वीरें जम्मू के रामबन की हैं जहां बादल फटने के बाद मची तबाही के बाद बारात निकली। दूल्हा है, दुल्हन है, बाराती हैं, ढोल हैं, नगाड़े हैं। नहीं है तो सिर्फ दूल्हे की बग्गी, क्योंकि बादल फटने के बाद यहाँ जो मलबा आया है उससे पूरी सड़क बंद हो गई है। ऐसे में दूल्हा अपनी जीवन साथी को लेने के लिए पैदल ही निकल पड़ा। एक तरफ मलबे को हटाने के लिए जेसीबी लगी है तो दूसरी तरफ दूल्हा अपनी दुल्हन का हाथ पकड़े उस मलबे से बचते बचाते जा रहा है। रामबन से ऐसी ही एक और तस्वीर सामने आई है जहां लैंडस्लाइड के चलते हाईवे बंद है। ऐसे में एक दूल्हे ने भी अपने परिवार के साथ शादी वाले वेन्यू तक का सफर पैदल ही तय किया। देखिए कैसे दूल्हा और उसका परिवार इस मलबे की चट्टान को पार कर रहा है। मलबे की चट्टान पार करते ही दूल्हा समेत उसके परिजन हाथ हिला रहे हैं जैसे कोई जंग जीत ली हो। भारी तबाही के बीच इस शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। सोना लकटकिया हो गया है। जी हाँ, इस साल सोने की कीमतों ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और लकटकिया बनने की ओर बढ़ रहा है। हम आपको बता दें, एमसीएक्स से लेकर कॉमेक्स तक सोना अपने लाइफ टाइम हाई लेवल पर पहुंच चुका है। इस साल सोने की कीमतों में 40% की बढ़त दर्ज की गई है। अब 10 ग्राम सोने की कीमत 99,000 रुपए से भी ज्यादा हो गई है और ये अभी भी और ज्यादा बढ़ने की संभावना है।
साल 2025 में जहां शेयर बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है, तो वहीं सोने की कीमतों ने नए शिखर को छुआ है और अब तक हर रोज ये पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अगर गोल्ड इन्वेस्टर्स को फायदे पर नजर डालें तो इस साल के पहले 4 महीनों में सोने ने करीब 25% का तगड़ा रिटर्न दिया है। न केवल घरेलू मार्केट में सोने का भाव 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम की ओर बढ़ता जा रहा है, बल्कि MCX और कॉमिक्स दोनों एक्सचेंज पर रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। मुंबई का झावेरी बाजार सोने और चांदी के बिजनेस का एशिया में सबसे बड़ा बाजार है। जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी ने यहाँ पहुंचकर सोने की बढ़ती कीमतों का जायजा लिया। जो गोल्ड है, सोना है, वो लाख टकिया हो चुका है। 1 लाख के ऊपर पर 10 ग्राम की कीमत जा चुकी है। सोने और चांदी का सबसे बड़ा कारोबार जो होता है वो इसी मुंबई के झावेरी बाजार में होता है और इसीलिए यहाँ पे आकर आपको मैं इसकी जो सोने की असली परख और इसकी कीमत की परख को समझा सकूंगा। शादियों का सीजन है, सोने की मांग बढ़ी है, लेकिन लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से अब सोना खरीदना आसान नहीं है। लाख टकिया हो गया आपके देखते देखते। जी बहुत तेजी आई है। आज 1,01,000 सोना हो गया है। फिर भी कस्टमर है, थोड़े बड़े जो शादियों के कस्टमर वो है, नहीं तो दुकान में भीड़ रहती है, काफी काम रहता है। लेकिन इस तरह तेजी आई है कि आज इंटरनेशनल मार्केट में $3300 हो गया है सोना, जो एक बहुत हाई पे है। हाल फिलहाल में लखटकिया हो चुके सोने की कीमतों में अभी कमी के आसार नहीं है। पटना जैसे शहरों में तो ऊंची कीमतों के कारण बिक्री में मंदी आ गई है। हम आपको दिखाते हैं पटना में आज का जो रेट है। देखिए गोल्ड 24 जो कैरेट का है वो 98,900 है, यानी 10 ग्राम की ये कीमत है। हालांकि लोग सोने को निवेश और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखते हैं, लेकिन ग्राहकों की जेब सोना खरीदने की मंजूरी नहीं दे रहा। गर्मियों का मौसम आते ही कई इलाकों में पानी का संकट गहराने लगा है। महाराष्ट्र के नासिक से जल संकट की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पानी की प्यास बुझाने के लिए लोग अपनी जान तक जोखिम में डालने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरें नासिक के बोरी चिवारी गांव की हैं। गहरा कुआं और रस्सी के सहारे लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कुछ महिलाएं कुएं को घेर कर खड़ी हुई हैं। उनके हाथ में पानी भरने के लिए बर्तन है। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तभी एक महिला रस्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर कुएं में उतरती है और अपने बर्तन में पानी भरती है। तस्वीरें देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुएं में भरपूर पानी मिल पाएगा तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि जिस पानी के लिए ये जान हथेली पर लेकर कुएं में उतरी उसके अंदर चुल्लू भर पानी निकला, वो भी गंदा। आप जरा कल्पना कीजिए, पीने के लिए, खाने के लिए, रोजमर्रा की तमाम जरूरतों के लिए पानी का इंतजाम करना इन लोगों के लिए कितनी बड़ी मुश्किलों का सामना करना जैसा है। पानी के लिए इस तरह से जान जोखिम में डालना किसी सजा से कम नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं है। इस गांव की महिलाएं हर रोज इस गंदे पानी के लिए पैदल ही घंटों का सफर तय करती हैं, लेकिन उसके बाद भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन यहाँ नल से जल तो छोड़िए, कुएं में प्यास बुझाने लायक पानी तक नसीब नहीं है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, जब कुआं सूख जाएगा तब हमें पानी की कीमत पता चल जाएगी। ये कहावत इन तस्वीरों पर सटीक बैठती है। इसीलिए जल संरक्षित करें ताकि भविष्य में इस तरह की तस्वीरें फिर न दिखाई दे। तेलंगाना के निजामाबाद में रायथू महोत्सव के दौरान एक हादसा हो गया और इस महोत्सव में शामिल होने तेलंगाना के मंत्री तुम्मल्ला नागेश्वर राव जैसे ही अपने उड़न खटोले से वहां पहुंचे, वहां अफरा तफरी मच गई। कार्यक्रम स्थल पर मंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतरने की तैयारी कर रहा था। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर नीचे की ओर उतर रहा था, जिसे देखने के लिए लोग लैंडिंग स्थल की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर धरती के करीब पहुंचा तो उसके तेज हवा के झोंके से वहां लगा वेलकम गेट धड़ाम से गिर गया, जिसके गिरते ही वहां भगदड़ जैसा माहौल हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे और उस जगह धूल का गुब्बार उठता दिखाई दिया। वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लोग ऐसे भागते दिखाई दिए जैसे आसमान गिर गया हो। धूल में पूरा कार्यक्रम स्थल ढक गया। वहां मौजूद लोग धूल से बचने के लिए टेंट के नीचे पहुंच गए। कोई मुंह ढककर भागता दिखाई दिया। इस हादसे में कुछ पुलिस वालों को मामूली चोटें भी आईं। गनीमत ये रही कि किसी को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और चलिए अब हम आपको किडनैपिंग का लाइव वीडियो दिखाना चाहते हैं। राजस्थान के पावटा कस्बे में दिन दहाड़े एक पति के सामने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया और अब ये वीडियो सामने आया है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में है। ये देखिए, एक बोलेरो गाड़ी बैक होकर एक घर की तरफ आती है। गाड़ी के साथ साथ पैदल ही कुछ लोग भी आते हैं। पहले तो बोलेरो गाड़ी थोड़ा सा पीछे गई और ये 3-4 लोग घर के अंदर घुस गए। इसके बाद बोलेरो गाड़ी घर के सामने आकर रुक गई।
थोड़ी देर बाद घर के अंदर दाखिल हुए लोग एक महिला को घसीट कर लाते हैं। महिला हाथ पैर झटककर छूटने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग उसे जबरन गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। आसपास खड़े लोगों की जब नजर पड़ी तो वो गाड़ी के पास आते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह कि किसी ने भी किडनैपर्स को रोकने की कोशिश नहीं की और फिर महिला को लेकर किडनैपर्स भाग गए। घटना पावटा के भूमिका प्लाजा के पास की है। जानकारी के मुताबिक महिला ने कुछ दिनों पहले लव मैरिज की थी और पावटा के भूमिका प्लाजा के पास रह रही थी। जिसकी सूचना उसके परिजनों को लगी तो वो बोलेरो में सवार होकर आए और जबरन महिला को उठा ले गए। महिला के पति से मारपीट भी की गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और किडनैपर्स की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक बाबा सड़क किनारे रखे तारकोल से भरे ड्रम में कूद गया और उसके बाद बीच सड़क पर बाबा का हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। सड़क के किनारे तारकोल से भरा ड्रम और ड्रम के अंदर बाबा जी। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा जी ड्रम साधना में है। राम का नगर है, तो राम कहेंगे वही होगा। हमारे पीछे वीडियो में दिख रहे संत का नाम गयादास बताया जा रहा है, जो 84 कोसी परिक्रमा में शामिल होने आए थे। इसी दौरान ये सड़क किनारे रखे तारकोल के ड्रम में कूद गए। ड्रम में फंसे ये बाबा जी को लगातार नारेबाजी करते रहे। तारकोल के ड्रम के अंदर ये अपनी पीढ़ा भी भूल गए और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ड्रम के अंदर बाबा के पैर पूरी तरह जम चुके थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई चिंता नहीं हुई। वो बस अपनी धुन में नजर आए। भारी मशक्कत के बाद तारकोल के ड्रम से उसे बाहर निकाला गया। शादी की रस्में प्यार और दो परिवारों को जोड़ने का जरिया होती हैं, लेकिन कभी कभी ये रिश्ते जुड़ने से पहले ही टूट जाते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में शादी से पहले चिकन को लेकर ऐसा ही विवाद खड़ा हो गया और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। तो आप सोच सकते हैं कि फिर शादी के रिश्ते का क्या हुआ होगा। जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में दो पक्षों के बीच कहासुनी हो रही है। लाठी डंडे दिखाई दे रहे हैं। लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। ये तस्वीरें देखकर लग रहा है कि ये कोई पुरानी रंजिश है, लेकिन नहीं, ये कोई दुश्मन नहीं बल्कि रिश्तेदार हैं। दरअसल विदिशा के जाप्ती गांव में टीका फलदान समारोह का आयोजन था। शुरुआत में माहौल सामान्य रहा, लेकिन जब मेहमानों को दाल बाफला परोसा गया तो विवाद शुरू हो गया। परिवार ने मेहमानों के लिए दाल बाफला बनवाया था, लेकिन लड़की पक्ष के कुछ मेहमानों ने इसे खाने से इनकार कर दिया और नॉनवेज की मांग करने लगे। मनपसंद भोजन नहीं मिलने पर विवाद शुरू हुआ। गाली गलौच हुई और फिर मेहमानों ने परोसा हुआ खाना फेंक दिया। मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले। इसमें करीब 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज कर दिया। झारखंड के गिरिडीह में भीषण आग का तांडव देखने को मिला और यहां एक दुकान समेत 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में महिला समेत उसकी 21 साल की बेटी की मृत्यु हो गई। भीषण आग की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां घर के अंदर से आग का हाहाकार लपटें निकलते हुए दिखाई दे रही है। तस्वीरें गिरिडीह के पचम्बा इलाके की हैं। जानकारी के मुताबिक आग सुबह तड़के करीब 3 बजे लगी और ये तस्वीरें उजाला होने की बात की हैं। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी। इस आग में तीसरी मंजिल पर रहने वाली महिला समेत उसकी 21 साल की बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बचाया गया। सूचना के बाद दमकल की टीम ने घर के आगे की रेलिंग तोड़कर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल 3 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर कपड़े की दुकान थी। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट से सबसे पहले दुकान में आग लगी, जिसने धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग को आगोश में ले लिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक युवक ने दबंगई दिखाते हुए घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पड़ोसी से पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया और दबंग युवक के बाइक में आग लगाने का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। घर के बाहर खड़ी पड़ोसी की इस बाइक पर बैठे शख्स का नाम भारत सिंह परिहार बताया जा रहा है, जिसने गली में खड़ी बाइक को आग के हवाले कर दिया। वीडियो में दिखाई दिया कि युवक पहले गली में खड़ी बाइक के पास जाता है और फिर बाइक के पेट्रोल का पाइप खोलता है और फिर माचिस जलाकर बाइक में आग लगा देता है और फिर वहां से आराम से निकल जाता है। बाइक में आग लगते ही मोहल्ले में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग दौड़ते हुए आते हैं और बाल्टियों से पानी डालकर बाइक में लगी आग को बुझाते हैं। बाइक में आग लगाने के ये मामला कोतवाली इलाके के परवारी मोहल्ले का है। बाइक मालिक के मुताबिक आरोपी भारत सिंह परिहार ने पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया।
बाइक मालिक की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश कर रही है। और अब हम अगली जो तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं, जो वीडियो दिखाने वाले हैं, उसको देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर से ये पूरा मामला सामने आया है। फलों से लदे ठेले पर आप देख सकते हैं कैसे एक जानवर कूदता है और फिर ये हैरान कर देने वाला वीडियो आपको देखना चाहिए। ये वीडियो देखिए। फल की दुकान पर कुछ लोग खड़े हैं, तभी अचानक एक सांड दौड़ता हुआ आया और छलांग लगा दी। वीडियो दोबारा देखिए। अचानक आते सांड पर जैसे ही लोगों की नजर पड़ी, इनकी हालत खराब हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि खरीदारी कर रही 2 महिलाओं और फल विक्रेता की जान बाल बाल बच गई। ये घटना छतरपुर बस स्टैंड की बताई जा रही है।